नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम अपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ। यानी कि आपके जो 3 चैप्टर थे, आपका पहला इसमें कराया गया था मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, उसके बाद आपको कराया गया था सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, और जो आपको थर्ड चैप्टर कराया गया था वो जो आपका सामाजिक समस्याएं थी बच्चों और महिलाओं से संबंधित। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी आपने थ्योरी भी पढ़ ली है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या होते हैं, और जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है उसके कुछ आंकड़े देखेंगे आप पिछले कुछ दशक के कंपैरिजन में, और जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ती हुई वो हो गई, विवाह के मतलब समय कम आयु हो गया, गरीबी हो गई, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक विचार हो गए, उच्च निरक्षरता हो गई। ये सब चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण में। इसी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे क्या कि जनसंख्या वृद्धि तो हुई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं। तो इसके लिए जो सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति लाई गई है हम उसको देखेंगे, और जो सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मिशन परिवार विकास और आपका जो परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग वाली जो चीजें हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। यानी कि हम इसमें पूरी जनसंख्या से रिलेटेड चीजें देखेंगे कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या होंगे, जनसंख्या में वृद्धि के आंकड़े क्या है, और जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है, और कौन से तरीके हैं जिनसे जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जनसंख्या विस्फोट। आपको जानना है सबसे पहले कि जनसंख्या विस्फोट कहते किसे हैं, होता क्या है। देखिए, जब जनसंख्या की दर इतनी तीव्र गति से वृद्धि करे कि देश में संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में विफल हो जाते हैं, तो ये स्थिति जनसंख्या विस्फोट की होती है। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है किसी भी देश की जनसंख्या जब अपनी एक निश्चित गति से अधिक वृद्धि करने लगे, यानी कि उस देश में एक निश्चित समय में जितने संसाधन उपलब्ध हैं इतनी वृद्धि हो जाए कि वो संसाधन उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, इस स्थिति को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। यानी कि जब संसाधन सीमित हो और जो वृद्धि है, जो जनसंख्या है, वो धीरे धीरे उससे ज्यादा होती जाए उसके कंपैरिजन में, यानी कि रेशियो देखा जा रहा है दोनों चीजों का। ठीक है, तो जब वो रेशियो क्या होने लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, इसी चीज को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के परिणाम देख लीजिए। जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसके कुछ परिणाम भी तो होंगे ना भाई। कोई भी चीज अगर होगी, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके बाद उसके कुछ क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का लोगों के जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे नगरों की विस्मित कर देने वाली भीड़भाड़ जो मलिन बस्तियों के प्रसार के साथ ही कैंसर की तरह अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, उसने परिवहन, बिजली, अन्य सेवाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया है। इससे शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपराध और हिंसा में भी वृद्धि हुई है। देखिए, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं कि अगर आप सिर्फ एक अवेयर सिटीजन भी हैं तो भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से ये चीजें पता होंगी। देखिए भाई, जहां मान लीजिए कोई एक देश है, ठीक है, उसके पास पर्याप्त साधन है, लेकिन मतलब एक निश्चित दायरा होता है ना, कोई भी चीज कितनी ही पर्याप्त हो लेकिन उसका एक निश्चित दायरा होता है। जब जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि उस देश के संसाधन उसके लिए कम पड़ने लगे, तो वो स्थिति क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। और इसका सीधा जो प्रभाव है वो लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। भाई देखिए, मान लीजिए 100 चीजें हैं, ठीक है, कोई एक चीज है वो गिनती में 100 है, अगर उसको यूज करने वाले 100 ही लोग हैं तो वो क्या होगा, एक व्यक्ति को वो एक वस्तु मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उस वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए 200 लोग हो गए, तो अब क्या होगा, एक वस्तु को 2 लोगों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, उसको इस्तेमाल करने वाले 300 लोग हो गए, तो एक ही वस्तु का उपयोग कौन करेंगे, 3 लोग करेंगे। तो क्या हुआ, क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी गिर गई है। ठीक है, तो यही है, जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसका सीधा जो प्रभाव है वो लोगों के जीवन स्तर पर
पड़ता है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा जैसे जो आपके बड़े शहर हैं, जैसे आपके जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गया, तो इन सब में क्या है, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या है। जितने भी गांव कस्बे इधर उधर के लोग हैं वो भागकर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार मिल जाए। तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे नगरों की हालत है, जो शहरों की हालत है, वो इतनी ज्यादा मतलब भयानक होती जा रही है। आप डेली न्यूज़पेपर में दिल्ली के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। आए दिन क्या होता है, कोई ना कोई ऐसी एक मतलब अराजक घटना होती रहती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है वो जरूरत से ज्यादा हो गई है, और अब वो क्या है, वो अपनी एक जो निश्चित लिमिट है उससे ज्यादा बढ़ गई है। और अब क्या है, जो संसाधन है, जो हमारे पास संसाधन है, वो अब उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है आपका, इसी से अपराध और हिंसा में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, यदि जनसंख्या में इसी दर से वृद्धि होना जारी रहा तो अब से कुछ वर्षों बाद हमारे पास बेरोजगार, भूखे एवं निराश व्यक्तियों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी, जो देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियों और संसाधनों की और संस्थाओं की जड़ों को हिला कर रख देगी। कहा जा रहा है कि जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर इसको नहीं रोका गया तो क्या होगा, कुछ सालों बाद, हालांकि जो बेरोजगारी की दर है वो आज भी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, जो बेरोजगार युवा है वो बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, स्थिति कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन अभी भी अगर इसको नहीं रोका गया तो कुछ सालों बाद क्या होगा, हमारे देश में इतने ज्यादा जो बेरोजगार लोग हैं और इतने ज्यादा डिप्रेस्ड लोगों की क्या होगा, एक इतना बड़ा जनसमूह तैयार हो जाएगा कि जो हमारा देश है उसकी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों ही जो प्रणालियां हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। यानी कि हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों ही तरीकों से पिछड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जनसंख्या में वृद्धि। यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि से संबंधित कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स डेटा दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। देखिए लगभग 121 करोड़, ये किसके अनुसार है, ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत कुल विश्व की जनसंख्या के 17.5% के बराबर है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखिए जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत की आबादी है वो कितनी है, 121 करोड़ है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन आपकी कोरोना महामारी के कारण वो नहीं हो पाई और वो अभी प्रोसेस में है। बहुत ही जल्दी उसके आंकड़े जो है, नए आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। तो जब तक वो नए आंकड़े नहीं आ रहे हैं, हम 2011 की जनगणना को ही अपना ऑफिशियल डेटा मानेंगे। ठीक है, तो आपसे क्या बता रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी थी, 121 करोड़ थी। पूरे विश्व की जनसंख्या के अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। ठीक है, और चीन के बाद पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, चीन की है। और चीन के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है हमारा भारत। यानी कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत से ज्यादा सिर्फ चीन की जनसंख्या है, बाकी विश्व के सभी देशों की जनसंख्या क्या है, भारत से कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1941 में हमारे देश की कुल जनसंख्या 31.86 करोड़ थी। वहीं 1951 में यह बढ़कर 36.10 करोड़, 1961 में 43.92 करोड़, 1971 में 54.81 करोड़, 1981 में 68.33 करोड़, 1991 में 84.64 करोड़, 2001 में 102 करोड़ और वर्ष 2011 में 121 करोड़ अधिक हो गई। यानी कि आपसे बता रहा है हर 10-10 साल के गैप में जो जनसंख्या है वो कितनी बड़ी है हमारे देश की। ठीक है, देखिए इसमें जो ये सब आंकड़े हैं ना, ये वाले ये बहुत पुराने हैं, इनको आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस दो आंकड़े याद रखिए कि 2001 में हमारी जनसंख्या कितनी थी और 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी होगी। आज से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले 2 दशकों की अगर तुलना की जाए तो हमारी जनसंख्या कितने से कितनी हो गई। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 2001 में जो हमारे देश की जनगणना है वो कितनी थी,
लगभग 102 करोड़ थी, जो 2011 में कितनी हो गई थी, 121 करोड़ हो गई थी। बस ये 2 पॉइंट ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए उतना ही याद रखने की कोशिश करिए जितना आप याद रख पाए। एग्जाम निकालने के लिए सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है स्मार्ट वर्क करने से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1971 से 1981 के दशक के दौरान 2.79 करोड़ लोग जनसंख्या में जुड़े थे। वहीं 1981 से 1991 तथा 1991 से 2001 के बीच यह संख्या कम होकर 1.92 करोड़ तक आ गई थी। 2001 से 2011 के दौरान प्रतिशत के अर्थों में होने वाली दशकीय जनसंख्या वृद्धि के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सर्वाधिक तीव्र गिरावट को दर्ज किया गया था। 1981 से 1991 के 23.87% प्रतिशत से क्या हुआ था, 1991 से 2001 के बीच में के लिए जो आपकी जनगणना थी, वो जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 21.54% थी। ठीक है, यानी कि 2.33% की कमी आई थी। आपसे ये बता रहा है जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो क्या था, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर है, जो दशकीय वृद्धि की दर है, उसमें क्या आई थी, तीव्र गिरावट आई थी। यानी कि जो 1981 से 1991 में कितनी थी ये जनसंख्या, जो हमारी वृद्धि दर थी, ये थी 23.87, ठीक है, परसेंट थी। जबकि जो आपका 1991 से आपका 2001 की थी जो वृद्धि दर थी, वो थी आपकी 21.54% थी। ठीक है, कितनी थी, 21.54% थी। यानी कि 1981 से 1900 देखिए, यानी कि जो आपका 1981 से 1991 का दौर था, इसमें जो आपकी जनसंख्या वृद्धि थी ये थी 23.87%। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट वाला दशक था 1991 से 2001 वाला, इसमें कितनी थी आपकी, इसमें थी आपकी जनसंख्या वृद्धि दर 21.54%। यानी कि इन दोनों ईयर का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, इन दोनों ईयर का अगर हम कंपैरिजन करें तो कितनी की गिरावट आई थी, गिरावट आई थी आपकी 2.33% की। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1981 से 91 की जनगणना में और 1991 से 2001 की जनगणना में कितने परसेंट की कमी आई थी, तो कमी आई थी आपकी 2.33% की। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 2001 से 2011 के लिए यह 17.64% हो चुकी है, जो 3.90% की क्या है, अतिरिक्त गिरावट है। 4 बड़े राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार देश की कुल जनसंख्या के 40% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन वाला, आपका ये पॉइंट। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उस कुल जनसंख्या का जो 40% हिस्सा है, ठीक है, वो सिर्फ 4 राज्यों में रहता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं, वो 4 राज्य आपके 4 बड़े राज्य कौन से हैं, राजस्थान है, हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। यानी कि एक हमारा उत्तर प्रदेश है और 3 इसके पड़ोसी प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि इन्हीं चारों जो आपके प्रदेश हैं, इसमें देश की कुल कितनी, लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो इसका कारण है, पहला कारण है जन्म और मृत्यु की दरों में बढ़ती हुई दरार में वृद्धि। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो आपका जन्म दर थी और जो मृत्यु दर थी, उनका जो अनुपात है उसमें क्या आ गया है, वो असंतुलन आ गया है, वो असंतुलित हो गया। देखिए, अगर जन्म दर और मृत्यु दर का जो संतुलन है वो बना रहता है तो किसी भी देश में ना जनसंख्या में कमी आती है और ना जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या एक समान पर्याप्त गति से बढ़ती मतलब क्या होती है, चलती रहती है। लेकिन जब जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वो मतलब उनके अनुपात में क्या जाता है, विचलन आ जाता है, उनका अनुपात गड़बड़ा जाता है, तभी क्या है, तभी जो जनसंख्या वृद्धि है, इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए,
भारत में औसत वार्षिक जन्म दर जो 1951 से 1961 के दौरान 42 प्रति हजार थी, वर्ष 2011 में घटकर 24.8 प्रति हजार पर आ चुकी है। ठीक है। मृत्यु दर भी आपकी 1951 से 61 में 27 प्रति हजार से कुछ अधिक से घटकर 2011 में 8 पर रह गई थी। जन्म दर ने एक मामूली गिरावट का प्रदर्शन किया है तथा मृत्यु दर भी तेजी से नीचे आ चुकी है। दोनों के बीच बढ़ती हुई दरार ने हमारी जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ा दिया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, हर दशक में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो संतुलन है उसमें क्या आ रही है, उसमें दरार आ रही है, उसमें गैप आ रहा है। इसीलिए जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ रही है। ठीक है। देखिए कुल प्रजनन दर प्रति महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या। देखिए कुल प्रजनन दर से आपका क्या मतलब होता है, एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है, यानी कि उनमें जन्म दिए बच्चों में से जितने बच्चे जीवित रहते हैं, उन बच्चों की औसत संख्या को क्या कहते हैं, कुल प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है। देखिए कुल प्रजनन दर 50 के दशक के समय के लगभग 6 से घटकर 2011 में 3 तक आ चुकी है। ठीक है। कितने से, 6 से घटकर कितने पे आ चुकी है, 2011 में 3 तक आ चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो आपका जनसंख्या वृद्धि के कारणों में है। जनसंख्या वृद्धि के कारण का जो आपका दूसरा है वो क्या है, विवाह के समय कम आयु। देखिए 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 72% जो विवाह हैं वो 15 वर्ष की आयु के पहले तथा 34% 10 वर्ष की आयु के पहले संपन्न कर दिए गए थे। यानी कि जो आपका 1931 के आसपास का टाइम था, उस टाइम क्या होता था कि जब जो बच्चे हैं वो 15 वर्ष तक के होते थे, उससे पहले क्या हो जाता था, 72% जो बच्चे हैं उनका विवाह 15 वर्ष की आयु के पहले कर दिया जाता था। ठीक है। ये तो चलिए तब भी है। और जो बाकी के बच्चे 34% हैं उनका विवाह कब कर दिया जाता था, जब उनकी आयु 10 वर्ष होती, यानी कि 10 वर्ष से पहले ही उनकी शादी वादी कर दी जाती थी। ठीक है। देखिए तब से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच विवाह की औसत आयु में सतत रूप से वृद्धि होती जा रही है। भारत में वर्तमान समय में पुरुष की वैवाहिक औसत आयु 26 वर्ष तथा महिलाओं के लिए ये क्या है, 22.2% है। देखिए इसमें आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान समय में पुरुषों की जो वैवाहिक औसत आयु है वो कितनी है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में महिलाओं की जो औसत वैवाहिक आयु है वो कितनी है। तो जो पुरुषों के लिए है वो है 26 वर्ष और महिलाओं के लिए है ये 22.5 वर्ष लगभग। ठीक है। जो एग्जैक्ट है वो है 22.2 वर्ष। ठीक है। यानी कि 22 साल 2 महीने ये औसत निकल के आता है अगर हम औसत देखें तो। देखिए विवाह के समय महिलाओं की औसत आयु वर्ष 1971 के 17.7 वर्ष से बढ़कर वर्ष 1981 में 18.7 वर्ष हो चुकी थी, जो वर्ष 1991 में 19.3 वर्ष, ठीक है, और 2001 में 20.2 वर्ष तथा वर्ष 2011 में 22.2% हो गई है। आपको सिर्फ कौन सा याद रखना है, आपको एक याद रखना है ये वाला। ठीक है, कि ये कितनी हो गई, महिलाओं की जो औसत वैवाहिक आयु है वो कितनी है, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार 22.2%। ठीक है। देखिए इस प्रकार हालांकि विवाह की आयु में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, तथापि आज भी लड़कियों की एक बड़ी संख्या का विवाह ऐसी आयु पर कर दिया जाता है जिस पर वे विवाह के लिए या तो सामाजिक और भावनात्मक तौर पर अथवा शारीरिक अथवा कालानुक्रमिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं होती। देखिए इसमें कह रहा है कि सरकारी आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 22 मतलब एज हो 22 ईयर्स हो गई है, 22 साल हो गई है, लेकिन आज भी समाज में ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं जहां पर लड़कियों की जो शादी है वो उस उम्र में कर दी जाती है जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली उस मतलब चीज के लिए तैयार, शादी के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि के कारणों में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उच्च निरक्षरता, यानी कि हमारे देश में जो अनपढ़ लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो हमारे देश में निरक्षरता है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए भी हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि है ये अनाप शनाप रूप से बढ़ रही है। ठीक है। पॉइंट देखिए ये है
परिवार नियोजन का महिलाओं की शिक्षा से सीधा संबंध है तथा महिलाओं की शिक्षा का सीधा संबंध विवाह की आयु, महिलाओं की आम प्रतिष्ठा, उनके जनन क्षमता तथा शिशु मृत्यु दर से भी है। वर्ष 2011 की जनगणना की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल साक्षरता का प्रतिशत 74.04 रहा है, जो 10 वर्षों के पूर्व के 64.83% की तुलना में अधिक है। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको ये पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें आपस में क्या है, संबंधित है। देखिए परिवार नियोजन जो है, अगर एक महिला जागरूक नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो इन चीजों को, परिवार नियोजन क्यों जरूरी है, इस तरह की चीजें क्यों जरूरी है, वो समझ ही नहीं पाएगी। और वो ये समझ कब पाएगी, जब वो क्या होगा, उसको शिक्षा के अवसर मिलेंगे, वो मतलब जो देश दुनिया है उन चीजों को समझ पाएगी, जब उसको उतना सशक्त बनने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्ची का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाएगा तो वो क्या रह जाती है, शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती है और घर गृहस्थी में फंसकर रह जाती है और वो एक जागरूक नागरिक बनने से वंचित रह जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जनसंख्या की वृद्धि का। ठीक है, यहाँ पर जो आपको आंकड़ा दिया गया है, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कुल साक्षरता प्रतिशत है 74.04 रहा है, जो 10 वर्षों के पूर्व के 64.83% की तुलना में अधिक है। ठीक है, पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्या है, 82.14 है, जबकि जो महिला साक्षरता का प्रतिशत है वो 65.46 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14%, जबकि जो महिला साक्षरता है वो कितनी है, 65.46%। ठीक है, देखिए यदि पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही शिक्षित होंगे तो वे अपने लिए परिवार नियोजन के तर्क को सरलता से समझ लेंगे, किंतु यदि उनमें से कोई एक अथवा दोनों ही निरक्षर हैं तो वे अधिक रूढ़िवादी, अतार्किक एवं धार्मिक विचारों वाले होंगे। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, अगर जो आपके पुरुष और महिला दोनों हैं, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, जागरूक होंगे, ठीक है, कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इसके लिए अगर वो जागरूक होंगे तो वो क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग वगैरह इस तरह की चीजों को आसानी से समझ लेंगे। क्योंकि भाई पढ़ने लिखने के दौरान आदमी सिर्फ किताबें थोड़ी ना पढ़ता है, और भी तो वो जो देश दुनिया में चीजें हो रही उससे भी तो जागरूक होता है ना, ये क्या चीजें अच्छी होंगी, क्या चीजें खराब होंगी। अगर उनमें से कोई एक भी क्या है, निरक्षर है, या दोनों ही निरक्षर हैं, तो क्या होगा, वो पुरानी जो आपकी ढकोसले हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उन्हीं में फंसे रह जाएंगे और ज्यादा क्या होंगे, रूढ़िवादी होंगे, वही पुरानी चीजों को मानेंगे, नई चीजें अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, और जो भी चीजें देखेंगे उसका तार्किक पक्ष ना देखकर उसका जो रूढ़िवादी पक्ष है वो देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है केरल, जहां कुल साक्षरता दर 92.92% तथा महिला साक्षरता की दर 91.98% थी। कब, 2009 में। वहां जन्म दर सबसे कम थी, जबकि राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर भयावह रूप से कम यानी कि 52.66% थी, जो देश में सर्वाधिक जन्म दर वाले राज्यों में शामिल है। देखिए इसमें आपको आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आप आंकड़े याद एग्जाम तक रख भी नहीं पाएंगे, अगर आप याद रखना चाहेंगे तो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए केरल वो राज्य है जहां पर महिला जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो जन्म दर है वो कम है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपका राजस्थान है जहां पर क्या है, महिला जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है और वहां पर जो जन्म दर है वो लगभग राज्यों में सबसे अधिक है। यानी कि अगर जो महिला है वो पढ़ी लिखी है, साक्षर है, तो वो फैमिली प्लानिंग की जरूरत को समझती है और क्या है, जो जो जन्म दर है उसमें कमी आती है। जबकि अगर जो महिला है वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो वो इन चीजों को नहीं समझती है और क्या है, जो अनपढ़ समाज की महिलाएं हैं वहां पर क्या है, जो जन्म दर है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा
महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा है आपका केरल में। और महिला साक्षरता दर जो सबसे कम है जिन राज्यों में, उनमें से एक राजस्थान भी है। केरल में ज़्यादा है महिला साक्षरता दर, इसलिए वहाँ पर जो जन्म दर है वो कम है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर क्या है, कम है, इसलिए वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी वहाँ पर जन्म दर कम होगी, और जहाँ की जो महिलाएं हैं वो अनपढ़ होंगी, अशिक्षित होंगी, वहाँ पर जो जन्म दर है वो अधिक होगी। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है आपका परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक विचार। देखिए हमारे जो समाज है ना, उसमें आज भी लोग तार्किक रूप से कम सोचते हैं। पहले वो क्या सोचते हैं कि इसके बारे में हमारा धर्म क्या कहेगा, इसके बारे में हमारे जो पुजारी हैं, पूजा पाठ किसी भी धर्म के लोग हों, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में हो, आज भी जो हमारा दकियानूसी समाज है वो इन चीज़ों को सोचता है। वो सबसे पहले तार्किक रूप से सोचने के बजाय क्या सोचते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से सोचते हैं। देखिए धार्मिक रूप से परंपरानिष्ठ एवं रूढ़िवादी लोग परिवार नियोजन संबंधी उपायों के प्रयोग में लाने के विरोधी हैं। ऐसी महिलाएं देखने को मिलती हैं जो परिवार नियोजन का पक्ष मात्र इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो ये तर्क देती हैं कि महिलाओं के जीवन का उद्देश्य ही बच्चों को जन्म देना है। देखिए कितनी मतलब छोटी बात या घटिया मतलब अतार्किक बात लिखी हुई है। देखिए लोग क्या है जो धार्मिक रूप से बहुत मतलब पिछड़े समाज है, जहाँ पर आज भी बहुत परंपराएं प्रथाएं ये सब देखी जाती हैं। लोग क्या कहते हैं मतलब ये जो फैमिली प्लानिंग वगैरह ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब जो क्या है आज भी मतलब कई ऐसे समाज है जहाँ की महिलाएं खुद ही ये मानती हैं क्या कि जो महिलाएं हैं उनके जीवन का जो मतलब उद्देश्य है वही क्या है, बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना और उसी में अपना पूरा जीवन खपा देना। ठीक है, लोग क्या है, लोग सोचते हैं कि जो भाई आपने सुना होगा, मूवी वगैरह में जरूर सुना होगा कि बच्चे क्या है, बच्चे तो भगवान की देन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हर चीज को अगर आप लॉजिकल वे में नहीं देखेंगे तो हमारे समाज में जो जनसंख्या विस्फोट के, जनसंख्या वृद्धि के जो भयानक परिणाम देखने को मिल रहे हैं ना, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब चीजें कभी भी कम नहीं हो पाएंगी। देखिए जितने भी समृद्ध देश हैं ना, जितने भी विकसित देश हैं, आप यूरोप की कंट्रीज को देख लीजिए, जो आपके किसी भी रैंकिंग में, चाहे ह्यूमन इंडेक्स हो, ठीक है, कोई भी इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, उसमें जो देश सबसे टॉप में रहते हैं ना हमेशा खुशहाली में, चाहे विश्व जो प्रसन्नता सूचकांक आता है, चाहे मानव विकास सूचकांक आता है, किसी भी चीज में जो टॉप पर देश रहते हैं ना, उनकी जनसंख्या क्या है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है तो इसलिए हो पाता है भाई। देखिए जब जनसंख्या लिमिटेड है तो वो जो साधन है वहां के लोग ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक जो लोग हैं वो इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक देश की हालत सुधर नहीं पाएगी। आगे देखिए, आगे है कुछ अन्य महिलाएं भाग्यवादी विचारधारा को अपनाती हैं। उनका मानना होता है कि यदि मेरे भाग्य में अधिक बच्चे लिखे होंगे तो वे होंगे, यदि नहीं तो नहीं होंगे, मैं इसके बारे में क्यों चिंता करूं। देखिए आज भी लोगों का मानना क्या है कि भाई जो मेरे भाग्य में वो होगा, और मान लो भाग्य में यही लिखा हो गया कि जो तुम करोगे वही तुम्हारे भाग्य में है, तो ठीक है, तो ये सब बातें क्या है, ये सब बातें बिल्कुल फालतू की हैं। आप जो कर्म करते हैं उसी के हिसाब से आपका भाग्य निश्चित होता है। ठीक है, क्या है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जब आप क्या करेंगे, कर्म करेंगे, उसी के हिसाब से आपका भाग्य बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गरीबी। ठीक है, गरीबी देखिए, अनेक गरीब माता पिता मात्र इसलिए बच्चे नहीं पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, बल्कि इसलिए उन्हें बच्चों की आवश्यकता होती है। ऐसा इस बात से स्पष्ट है कि हमारे देश में बाल मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है। यदि परिवार बच्चों को काम करने से रोक दे तो उनकी पारिवारिक आय की पूर्ति नहीं हो सकेगी। देखिए भारत में बहुत सारे जो गरीब जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो सिर्फ बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते हैं कि भाई उनको अशिक्षा है, उनको पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच क्या है, उनकी सोच ये है कि अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे और उन सबसे हम मजदूरी कराएंगे तो जो हमारे परिवार की आय है, जो हमारे परिवार में जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा आएगा अगर सारे बच्चे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यही एक वजह हमारे देश में बाल श्रमिक अधिक होने की ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि माता पिता क्या सोचते हैं कि हम अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर लें और उन सबको भी जल्दी से जल्दी काम पे लगा देंगे तो हम जो हमारा परिवार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगेगा। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको जो बाल श्रमिक वाला टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें ये चीज़ भी बताई गई थी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गरीब लोगों के द्वारा अधिकाधिक बच्चों को पैदा किया जाना जनसंख्या गरीबी के सह संबंध के विरोधाभासों को प्रकट करता है। देखिए लॉजिकली तो ये होना चाहिए ना कि भाई जो लोग गरीब हैं वो कम बच्चे पैदा करें, उनकी सोच ये होनी चाहिए ना कि भाई हमारे पास संसाधन क्या है, बहुत सीमित है या है ही नहीं, तो हम क्या करें, अगर हमारी जो संतानें जन्म लेंगी उनको हम वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने चाहिए, ठीक है, लिमिटेड चीजें वो करनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, बल्कि उन लोग इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर हम अधिक बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनसे क्या करवाएंगे, मजदूरी करवाएंगे, जिससे हमारे परिवार के क्या होगा, जो अर्निंग है, जो आवश्यकता की पूर्ति है वो हो जाएगी, क्योंकि हमारे परिवार में जो पैसा है वो ज्यादा आएगा। तो ये चीजें क्या है, ये दोनों ही जो विचार हैं ये आपस में विरोधाभासी है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। होना ये चाहिए जो लोग गरीब है उनकी संतानें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि क्या है, संतानें उन्हीं की ज्यादा होती हैं। देखिए गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा परिणाम दोनों ही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गरीबी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और परिणाम भी है, ठीक है। ये बहुत क्या है, एक बहुत मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है अपने आप पे, जिस पर एक पूरा आर्टिकल, बहुत बड़े बड़े एसेज लिखे जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े निबंध लिखे जा सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। एक ये बहुत डीप पॉइंट है कि जो आपका गरीबी है जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण भी यही है, और जनसंख्या वृद्धि का परिणाम भी क्या होता है, गरीबी होती है। देखिए अपने परिवार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पुत्रों को पैदा किए जाने के बाद पैदा किए जाने के बाद माता पिता अपने परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें स्कूलों से बाहर रखने के लिए बाध्य होते हैं। देखिए क्या होता है कि जो माता पिता हैं, जो गरीब माता पिता हैं, वो अधिक से अधिक बच्चों को पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन उनके क्या है, परिवार की आय में मतलब वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि भाई अब उन बच्चों को स्कूल ना भेजकर क्या कराया जाए, उनसे मजदूरी कराई जाए, जिससे उनकी परिवार की आय में वृद्धि हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो आय है वो उनकी आ सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके घर में आ सके, ठीक है। परिणाम स्वरूप निरक्षर एवं अनभिज्ञ बच्चे अपने पिता के तौर तरीकों को विरासत में प्राप्त करते हैं और उतने ही पुत्रों को जन्म देने का चयन करते हैं जितना उनकी उत्तरजीविता के लिए काम करने हेतु आवश्यक हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या है भाई, अगर एक पिता है वो निरक्षर है, उसने वो चीजें की कि ये सोच के बच्चों को जन्म दिया क्या कि भाई मेरा पुत्र पैदा होगा, जल्दी से वो भी मजदूरी करने लगेगा, उससे भी पैसा आएगा, तो वैसा ही उनका लड़का भी करेगा, और ये चीजें क्या है, ये चीजें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएंगी, ठीक। देखिए दुर्भाग्यवश परिवार का एक बड़ा आकार ही गरीब व्यक्ति के पास उस गरीबी से लड़ने का एकमात्र तरीका होता है जो जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न होता है, ठीक है। वही स्टेटमेंट आ गया क्या, कि जो गरीबी है ये जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और परिणाम भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका परीक्षापयोगी तथ्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट है जनसंख्या से रिलेटेड जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट करके पूछे जाते हैं, यानी कि काफी सारे जो आपके पेपर होते हैं जिनमें भी ये टॉपिक आ रहे हैं उनमें ये टॉपिक पूछे जा चुके हैं। तो ये जो आपके 7-8 पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा या साथ ही साथ कहीं पर नोट करते जाइए। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है, पहला देश आपको बताया गया था चीन है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जो विश्व में का पहला देश है वो है चीन, और चीन के बाद जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अगर हम प्रदेशों में देखें अपने देश में कि हमारे देश में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जो हमारा अपना प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में प्रमुखता 3 कारक उत्तरदायी हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और आवास प्रवास। आवास प्रवास का मतलब होता है किसी एक निश्चित स्थान से कुछ लोगों का चले जाना या किसी अन्य स्थान से किसी एक स्थान पर लोगों का आकर बस जाना, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्या कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो एक है आपका जन्म दर कि वहां पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में, मृत्यु दर यानी कि
सॉरी 1 साल में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। आवास प्रवास का मतलब है कि वहां से कितने लोग उस स्थान से जा रहे हैं और कितने लोग उस स्थान पर आकर बस रहे हैं। ठीक है, तो 3 कारण क्या होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और आवास प्रवास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जन्म दर को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों में शामिल हैं भ्रूण हत्या, बांझपन, वैयक्तिक स्वतंत्रता, मृत्यु दर, महत्वाकांक्षाएं। देखिए कुछ जो आपके प्रमुख कारक हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपकी भ्रूण हत्या है, बांझपन है, वैयक्तिक स्वतंत्रता है कि भाई लोगों को स्वतंत्रता है ना कि वो बच्चों को जन्म दें कि ना दें। ठीक है, मृत्यु दर हो गई और महत्वाकांक्षाएं होंगी। आजकल क्या है, जो लोग हैं वो बहुत क्या है, उनके जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लोगों का ये है कि भाई अगर हम ये गोल अचीव कर लेंगे उसके बाद ही हम क्या करेंगे, शादी करेंगे और उसके बाद ही जो हमारा फैमिली जो स्टार्ट होगी वो उसके बाद ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में ऊंची जन्म दर के अनेक कारण हैं जिनमें शामिल है गर्म जलवायु, बाल विवाह का प्रचलन, भाग्यवादिता, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह की अनिवार्यता। देखिए आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के कि भारत में उच्च जन्म दर के अनेक कारण हैं जिसमें से एक ये नहीं है, यानी कि आपको इनमें से 3 कारण दिए जाएंगे, एक कोई अलग दे दिया जाएगा तो आपको वो वाला बताना होगा। तो आपको याद रखना है जो भारत में जो जन्म दर है वो जो ज्यादा है उसके क्या क्या कारण है, उसके कारण कौन कौन से हैं। एक है आपका गर्म जलवायु, बाल विवाह का प्रचलन, भाग्यवादिता, संयुक्त परिवार प्रणाली और विवाह की अनिवार्यता। देखिए विश्व में ऐसे बहुत से समाज है जहां पर ये भाई शादी करो ना करो इतना कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, लेकिन भारत में ये है, देखिए एक बहुत, भारत में क्या है कि आपको शादी करनी ही करनी है। ठीक है, जबकि एक क्या है, एक विरोधाभास है कि हम उस देश में रह रहे हैं और उस प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ के पीएम और सीएम दोनों ही क्या है, अविवाहित हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है कॉलिन क्लार्क ने जनसंख्या वृद्धि को देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक माना है क्योंकि बचत का अधिकांश भाग जनसंख्या पर खर्च होने से शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम रह जाती है। देखिए कॉलिन क्लार्क ने क्या बताया था, जो जनसंख्या वृद्धि है वो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या है, हानिकारक है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि जितनी ज्यादा होगी उस देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतनी ही खराब होती जाएगी, क्योंकि जो बचत है भाई, जो देश की जो बचत हो सकती थी अगर जनसंख्या कम होती, जनसंख्या ज्यादा होने पर क्या होगा, उस बचत को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो राष्ट्रीय आय होती है किसी भी देश की उसमें क्या होती है, कमी आती है। ये किसने कहा है, कॉलिन क्लार्क ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या वृद्धि से खाद्य, स्वास्थ्य, बेकारी, जीवन स्तर एवं आवास इत्यादि की समस्या आती है। ये तो एक कॉमन पॉइंट है भाई, अगर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी तो इससे खाने पीने का संकट भी उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य का संकट। भाई देखिए अगर मान लीजिए जैसे कोरोना महामारी आ गई थी, ठीक है, अगर हमारे देश की जनसंख्या कम होती तो हर किसी को अच्छा इलाज उपलब्ध हो सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा क्या हो गई, लोग बीमार हो गए, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें अफरा तफरी मच गई थी, जो जीवन स्तर है वो भी क्या होगा, खराब होता जाएगा। देखिए अगर देखिए जो आपने जो बस्तियां देखो किसी भी बड़े शहर के आसपास क्या होती है, मलिन बस्तियां, वो होती इसी कारण है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, लोग काम की तलाश में क्या करते हैं, बड़े शहर जाकर काम तो करते हैं, लेकिन बड़े शहर में रहने का खर्च इतना ज्यादा होता है कि वो वहां पर पक्के घर लेकर, कमरे मकान लेकर नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियां वगैरह बनाकर रहने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जीवन स्तर खराब होता है और यही क्या है, उनके आवास की समस्या भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे पंजीकृत डॉक्टर को गर्भपात करने की आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। किसके द्वारा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा डॉक्टरों को गर्भपात करने की आज्ञा प्रदान की गई है। मतलब जरूरत पड़े तो, ये नहीं कि खरीदो, ठीक है, जरूरत पड़ने पर गर्भपात करने की आज्ञा किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई है, तो ये है आपका 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट पॉइंट देखिए आज का, ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट है आपका अनुकूलतम जनसंख्या स्तर वह है जो देश में अधिकतम उत्पादन, उच्च जीवन स्तर, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, पर्याप्त स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करने में
सहायता करते हैं। देखिए अनुकूलतम जनसंख्या का क्या मतलब है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही जनसंख्या। उतनी ही जनसंख्या से आपका क्या मतलब है कि जो देश में अधिकतम उत्पादन, यानी कि जो आपका देश का प्रोडक्शन है वो बढ़ाए, लोगों का जो जीवन स्तर है वो बढ़ाए, जो राजनीतिक स्थिरता है यानी कि जो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाए, जो आर्थिक सुरक्षा यानी कि हर इंसान के पास इतनी पर्याप्त पूंजी हो कि वो अपना जीवन आसानी से चला सके, पर्याप्त स्वतंत्रता हो और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करने में जो चीज सहायता करे, जितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जो एक आदर्श जनसंख्या है वही क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है किसी देश की जो देश की प्रगति में और उसके विकास में सहायता करे। ठीक है, इन शॉर्ट इसका यही मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या नीति आपको पढ़नी। ठीक है, तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा इतना ही ये रखते हैं। ठीक है, देखिए इस सीरीज को कंप्लीट देखिए, इसमें आपका एक एक पॉइंट कंप्लीट कराया जा रहा है। मैं आपका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ने के साथ साथ ही क्या है आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं, आपको 10 बार इधर उधर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। देखिए आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट की डिमांड करते हैं। देखिए आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, उसके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे नो डाउट, लेकिन जब आप किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो आपको क्या होगा, आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। किसी चीज को समझ लेने के बाद उसके क्वेश्चंस को करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नहीं तो मेरा क्या है, मेरी तो मेहनत कम हो जाएगी ना भाई कि चैप्टर नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर करा दो। लेकिन वो कराने से क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे तो आप चीजें भूल जाएंगे। लेकिन ऐसे क्या है, अगर आप पहले थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद आप उसी थ्योरी के क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे तो वो चीजें आप बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसीलिए जो सीरीज कराई जा रही है आप इसको कंप्लीट देखिए। आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो इसका आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वीडियोस को देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।